आपको बताते हैं आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ। रात करीब 10 बजे प्लेटफॉर्म पर यह हादसा होता है। प्रयागराज जाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। 2 ट्रेनें लेट हुई तो प्लेटफॉर्म में भीड़ बढ़ गई। ट्रेन लेट होने की वजह से हालात बिगड़ गए। एक ही प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ पहुंच जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 में भगदड़ मच जाती है। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके परिवार में मातम है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 9 बजे फोन किए तो करे मौसी हाँ 12 नंबर प्लेटफार्म पर हम लोग बैठे हुए हैं। एक बैग कह दिए 14 नंबर पर जाने हैं। एक बार अलाउंस कर दिया कि 14 नंबर। अच्छा, अलाउंस हुआ कि 14 पे जाना। हाँ 14 पर की गाड़ी लगेगी 14 नंबर पर। अच्छा, उसके बाद ही उसके बाद भगदड़ मची। मुझे वीडियो करके वो दिखा रहे थे उसमें कि हाँ मेरे बहू के चप्पल उधर है, बैग उधर पड़ी हुई है, जो सामान दिए थे हम लोग से उधर पड़ी है, हम लोग सामान से पहचाने। जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा है, इसके बाद में हुआ क्या कि अचानक ये सब जीने के पास जब उतरने प्लेटफार्म पे उतर रहे थे, उसी टाइम भगदड़ हुआ। अब भगदड़ होने के मतलब ये हुआ कि ट्रेन इस लाइन पे आना था, लाइन चेंज कर दिया। उसके कारण भगदड़ के कारण में ये सब दब गया। दबने के बाद में क्या हुआ, पब्लिक आता रहा जाता रहा, उठाने के कोई मतलब नहीं बना। फोर्स भी आई काफी लेट, यानी जब घटना हो चुका तो फोर्स वहाँ पे आया है। जब तक तो भगदड़ बहुत आगे निकल चुका। भगदड़ बहुत ज़्यादा थी मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने आंखों से देखा है अपने यहाँ, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब इतनी भीड़ मैंने देखी नहीं है अभी तक। जो स्टेशन पे महिलाएं देखी हैं तो हमारे सामने मतलब 6-7 महिलाएं जो स्टेशन पे गई हैं। अंदर हम लोग को परसोत्तम का टिकट था। हम लोग परसोत्तम में जो कि स्लीपर का टिकट है, जिसका रिजर्वेशन का टिकट है, वो भी नहीं चढ़ पाया। लड़की दोनों चप गया था, उसकी वजह से हमको छोड़ना पड़ गया। हम लोग अपना लड़कन को लेकर बाहर निकल गए स्टेशन छोड़ के। बताया तो ये जा रहा है कि हादसा भीड़ की वजह से हुआ, जिसको लेकर हमने प्लेटफॉर्म पर दुकान लगाने वाले वेंडर से बात की। उन्होंने कहा कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए हादसा हो गया। भीड़ थी यहाँ पे, 12 नंबर पे भी भीड़ थी, 14-15 पे भी भीड़ थी, 16 नंबर पे भी। इतनी कल भीड़ थी इतनी, और कभी नहीं थी इतनी भीड़। इधर प्रयागराज एक्सप्रेस लगी थी, इधर मडवाड़ी लगने वाली थी। अनाउंसमेंट हुआ था दोनों गाड़ी का। जैसे पब्लिक आ गई, छोटा पुल है ये, इतनी पब्लिक आ नहीं सकती इस पे। बस यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई थी, पुल के ऊपर जाम लग गया था, एकदम रश हो गया था बहुत ज़्यादा पुल के ऊपर। अब वहाँ पे प्रशासन सख्ती भी नहीं कर सकता था, सख्ती करता तो और ज़्यादा भगदड़ मस्ती। अब वो धीरे धीरे उन्हें निकाल लेते। गाड़ियाँ खड़ी हुई थी प्लेटफॉर्म पे प्रयागराज की, तो उसी रस्सा कस्सी में जो है भीड़ भाड़ में भगदड़ मच गई। बहुत सालों के बाद इतनी भीड़ तो कभी छठ पूजा पे भी नहीं होती जितनी भीड़ रात थी यहाँ पे। हादसे के समय प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक कुली ने बताया कि उसने अपनी जिंदगी में इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी। सुनिए क्या कहा। 8:30 से 8:45 बजे तक ये घटना हुई थी। इसमें बहुत सारी भीड़ थी। कुली भाइयों ने मिलके, सारे प्रशासन ने, आरपीएफ, जीआरपीएफ ने मिलके पूरी जितना भी सहयोग था, कुली भाइयों ने पूरी हेल्प की थी। मैडम हमारे जो मतलब जो आरपीएफ है और दिल्ली पुलिस है, हमारी सब ने मिलके बहुत अच्छा सहयोग किया। इसमें सबको बाहर लाके सबको शिफ्ट किया हॉस्पिटल। टेम्पू गाड़ी आप लोगों ने सीआरपीएफ, आरपीएफ जो यहाँ तैनात हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी नहीं, लेकिन आप लोगों ने भी अपना हिस्सा साथ साथ हमने निभाया। सब मैडम हम स्टेशन पर रहते हैं तो ये हमारा इतना सा कर्तव्य बनता है। घायल आदमियों को मैडम कंधों पे बैठा के, पीठ पे बैठा के, हमारी ठेली गाड़ी में लाद के बाहर, ऑटो, टैक्सी, एम्बुलेंस वगैरह उसमें सब। हादसे को लेकर सीपीआरओ का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनाते हैं। ये दुखद घटना जब हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 नंबर की तरफ आती हैं, उनमें सीढ़ियों पर एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से पीछे जो पैसेंजर्स थे वो उसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। बाकी आपके इसकी पूरी घटना की जाँच उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा की जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किसी ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया था और न ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म में परिवर्तन किया गया था। इस हादसे की वजह अचानक से आई भीड़ है या कुछ और, इसकी जांच शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने जांच की जिम्मेदारी डीसीपी रैंक के अधिकारी को दे दी है, तो रेलवे ने भी 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारियों,
नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया है। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी वीडियोस फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। जांच कमेटी के सदस्य नरसिंह देव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। सुबह से ही हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सुबह से ही बैठ के हम लोग सारे साक्ष्य को देख रहे हैं। जितने सीसीटीवी फुटेज है उनको डिटेल में हम लोगों ने देखा है और भी देख रहे हैं, उनको कोरिलेट कर रहे हैं, इंटर रिलेट कर रहे हैं। उनको देखने के बाद साइट का भी आपके सामने हम लोगों ने साइट को निरीक्षण किया है। और थर्ड चीज़ ये है कि बाकी विटनेस जितने होंगे उनसे बातचीत की जाएगी, केस को समझा जाएगा और समझने के बाद रिपोर्ट आएगी तो उसी में जो बात होगी हम कहेंगे। उससे पहले हम लोग कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। दिल्ली के कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने हादसे को लेकर कहा कि यह समय राजनीति का नहीं है, हालात पर सबको काबू पाना चाहिए। ये बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए, ये राजनीति करने का समय नहीं है। अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे जी साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो परिवार है जिन्होंने किसी को खोया है उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद है। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है उनकी मदद के लिए मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ से विश्व कल्याण के संदेश की। महाकुंभ योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनुष्य ही इस सृष्टि का एकमात्र जीव नहीं है। जीव जंतुओं का जीवन चक्र मनुष्य के साथ और मनुष्य का जीवन चक्र उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनका अस्तित्व रहेगा तो हमारा भी अस्तित्व रहेगा और अगर उन पर संकट आएगा तो हमारे अस्तित्व पर भी संकट आएगा। आज टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, काफी बढ़ी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत सारी जगह लगाए गए हैं, लेकिन इस संबंध में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है और बहुत कुछ किए जाने के लिए ही जो देश हमारे वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का संदेश है, उस संदेश को दैनिक जीवन में भी, अपने व्यवहारिक जीवन में भी अगर हम उतार सकें और हम भी सहभागी बन सकें। याद रखना, मनुष्य ही केवल इस सृष्टि का एकमात्र जीव नहीं है और अकेले मनुष्य से सृष्टि का संचालन भी नहीं चल सकता। जीव जंतु सभी का जीवन चक्र मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है और मनुष्य का उनके साथ जुड़ा हुआ है। जब ये सभी का अस्तित्व रहेगा तो हमारा भी अस्तित्व रहेगा। अगर उनके अस्तित्व के ऊपर संकट आएगा तो हमारे अस्तित्व के ऊपर भी संकट आएगा। हम किसी दूसरे प्रलय की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अभी से तैयारी करें। और कुंभ का संदेश यही है कि आस्था के साथ साथ हमें जलवायु परिवर्तन के उन कारकों पर विचार करते हुए उसके निवारण का उपाय हम सबको मिलकर के करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि हमें अपनी प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए। यह सोचना होगा कि कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही जलवायु परिवर्तन है। कार्बन उत्सर्जन का और पर्यावरण के प्रदूषण का कारण ही जलवायु परिवर्तन है और जलवायु परिवर्तन का ही कारण हमारी अविरल इस धरती माता की धमनियों के रूप में जिन नदियों को कार्य करना चाहिए था वे सूखती जा रही हैं। अनुमान करिए, अगर शरीर की रक्त धमनियां सूख गई तो शरीर की स्थिति क्या होगी। और ऐसे ही धरती माता की स्थिति भी है। अगर धरती माता की धमनियां सूख गई या प्रदूषित हो गई, जिन धमनियों से रक्त का प्रवाह होना चाहिए, अगर वहां पे रक्त का प्रवाह होने की बजाय वहां पे पॉल्यूशन आ जाएगा, गंदगी आ जाएगी, तो शरीर की जो स्थिति होनी है वही स्थिति धरती माता की भी हो रही है, जो हम अपने स्वार्थ के लिए नदियों को के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धरती माता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन किया गया।
सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई और ये गंगा, यमुना और सरस्वती की कृपा की बदौलत है। आज सायंकाल तक 13 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच इन 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। 52 करोड़ लोग तब यहां डुबकी लगा पा रहे हैं जब मां गंगा और यमुना में और मां सरस्वती की कृपा से अविरल जल है। और जो भी डुबकी लगा रहा है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करके अपने अनुभव को जो अपने गांव में और अपने आसपास के क्षेत्र में साझा कर रहा है, तो वहां से फिर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन को इस रूप में सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन बन गया। सीएम योगी ने हिंदू होने का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना, केवल मनुष्य ही नहीं पूरे जगत की सुरक्षा की गारंटी देना हिंदू होने का मतलब है। सनातन धर्म के संविधान के साथ बिना किसी नाम लपेट के हमें आगे बढ़ के काम करना है, बिना किसी संकोच के। और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। और इसी के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और वही तो संदेश दे रहा है, वही तो संदेश हमारा महात्मा को दे रहा है। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। और उस हिंदू होने पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और महाकुंभ का यही संदेश है। और अब आपको अगली खबर से रूबरू कराते हैं, जिसे देखकर हर सनातनी को अपने सनातनी होने पर गर्व होगा। भारत में साधु संतों की हजारों सालों से जिसे कहें कि आस्था रही है, जो जीवन जीने की शैली बताते हैं, कथाओं के माध्यम से राह दिखाते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं, अच्छाई की राह पर चलते हैं। इन कथाओं के दीवाने अब पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। अब वहाँ के यूट्यूबर भी देख रहे हैं, वहाँ का युवा भी अब सनातन धर्म से प्रभावित हो रहा है। देश विदेश में अपनी भागवत कथाओं से ख्याति प्राप्त करने वाले वाचक हैं अनिरुद्धाचार्य। आपने सुना होगा, देखा होगा, या फिर हमने देखा प्रेमानंद महाराज हूँ, वो भी बताते रहते हैं जीवन क्या है, जीना क्या है, कैसे जीना है, तमाम ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। इनके वीडियोस अब पाकिस्तान में खूब देखे जा रहे हैं, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वहाँ के लोग उनकी कथाओं को न केवल सुन रहे हैं बल्कि प्रभावित भी हो रहे हैं। यानी सनातन का परचम पाकिस्तान में भी लहराने लगा है। कथावाचकों को लेकर पाकिस्तान के युवाओं का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। एक गुरु जी को भाई एक खुद लाखों करोड़ों एक लोग सुनते हैं, लेकिन हमने ये चीज़ ज़रूर एक देखी है भाई, एक इंडिया में ज़रूर ये चीज़ें देखी है कि एक अपने आप को कभी एक गुरु जी ने या इन मतलब के जो भी एक अपना ज्ञान वगैरह देते हैं लोग एक सुनते हैं, उन्होंने भाई अपने आप को एक कभी नहीं एक बड़ा समझा, एक अपने आप से एक छोटे ही समझा। अब ऐसे हम कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे कि जैसे इनको भाई एक लाखों करोड़ लोग सुनते हैं, वो खुद आकर एक गुरु जी के पास आए और अपना भाई एक पूरा उन्होंने दर्शन किया है और आपने मन की बात भाई एक बताई है। ये बहुत एक अच्छी बात होती है। ज़्यादातर एक बंदे में एक ऐसा एक अहंकार आ जाता है, लोग एक अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे और कुछ नहीं मतलब कि पता है, एक जो भी है दुनिया मेरे सामने झुकती है तो मैं ही एक दुनिया के सामने अब एक मतलब कि 30 मार खान बन गया हूँ। लेकिन हमने देखा है कि भाई महाराज के पास जो बंदा भी आया ना, उन्होंने यही एक उसको मशवरा दिया है कि आपने अपने आप को बड़ा नहीं समझना है, ऐसे झुक कर ही रहना है, चाहे आप जितनी बड़ी भी एक तोप हो। एक जो चीज़ें उनके लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं ना, वो उस हिसाब से उन्होंने एक उनको ज्ञान दिया और बहुत अच्छा भी उनको लग रहा था। मतलब जो जो बातें महाराज जी ने बताई हैं, और एक उनके आश्रम की भी बात की है जहाँ पर भाई बूढ़ी माताएं।
तो पाकिस्तान में बढ़ती लोकप्रियता पर अनिरुद्धाचार्य महाराज का क्या कुछ कहना आपको सुनाता है। पाकिस्तान में आपके काफी फॉलोवर बढ़ रहे हैं। किसके? आपके पाकिस्तान में? हाँ तो अच्छा है, सनातन का झंडा यदि पाकिस्तान में फहराया जाए तो क्या बुराई है। सनातन की तरफ रुझान का बढ़ रहा है। बिल्कुल, सनातन तो पूरी दुनिया में सनातन ही तो है, क्या है। पाकिस्तानी लोग भी सनातन धर्म से प्रभावित हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और दास यदि इसमें कुछ कार्य कर पा रहा है तो ये बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे उन लोगों जो सनातन के विरोधी हैं? सनातन का विरोधी तो देखो अपने आप, कौन रहा है सनातन का विरोधी, कितने दिन रहा है, क्या पाएगा करके विरोध। भगवान तो बैठे हैं, रावण क्या कर सका, कंस क्या कर सका, दुर्योधन क्या कर सका कि ये आज के लोग कर पाएंगे। भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 का आयोजन हो रहा है, जिसे ग्लोबल सम्मेलन कहा जा रहा है क्योंकि इसमें 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इसके तीसरे दिन पीएम मोदी भी पहुंचे। उन्होंने घूम घूम कर कई प्रदर्शनियों को देखा। 14 से 17 फरवरी तक चलने वाला यह सम्मेलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर अपने आप में अनूठा है, जिसमें कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक ही मंच पर लाया गया है। पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा छठा टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्टर है। भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसे 2030 तक 9 लाख करोड़ पहुंचाने का टारगेट है। पीएम ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन, फॉरेन जैसे 5F फैक्टर है। जो एक विजन था वो भारत के लिए अब मिशन है। साथियों, पिछले साल मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन, इन 5F फैक्टर्स की बात की थी। फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन अब भारत के लिए एक मिशन बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की चुनौतियों का समाधान करना और नई संभावनाओं को तलाशना हमारी प्रतिबद्धता है। भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की समस्याओं का समाधान और संभावनाओं का सृजन, ये हमारा संकल्प है। इसके लिए हम दूरदर्शी और लॉन्ग टर्म आइडियाज पर काम कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों की झलक इस बार के बजट में भी दिखती है। हमारे देश में कॉटन सप्लाई रिलायबल बने, भारतीय कॉटन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने, इसके लिए हमारी वैल्यू चेन मजबूत हो। इंडस्ट्री की ऐसी सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी का एक ऐलान किया है। और अब बात करते हैं क्रिकेट के महासंग्राम की, जिसका हर क्रिकेट प्रेमी को इंतजार रहता है। आईपीएल 2025 का शेड्यूल आ गया है। 65 दिन में 74 मुकाबले होंगे। पहला मैच 22 मार्च को बेंगलुरु और कोलकाता के बीच होगा। आईपीएल के पहले क्रिकेट के इतने बड़ा ये इवेंट है जिनको ध्यान में रखा गया है। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से है, जिसका फाइनल 9 मार्च को होगा। 12 दिन बाद आईपीएल की शुरुआत होगी। इसके अलावा विमेंस प्रीमियर लीग चल रही है, इसका फाइनल 15 मार्च को खेला जाएगा। यानी क्रिकेट के दीवानों के लिए एंटरटेनमेंट का फुल डोज मिलने वाला है। शेड्यूल जारी हो गया है, आप ये देख सकते हैं। ओपनिंग मैच है डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता और रॉयल चैलेंजर्स के बीच। कोलकाता में 22 मार्च को मुकाबला होगा। दूसरा बड़ा मुकाबला है 23 मार्च को मुंबई और चेन्नई के बीच। 65 दिन में 74 मैच खेले जाएंगे। 18 मई तक लीग स्टेज के 70 मैच होंगे, यानी 12 डबल हेडर है। 12 बार एक दिन में 2 मैच होंगे। फाइनल 25 मई को कोलकाता में होगा। आईपीएल में परंपरा रही है कि टूर्नामेंट का ओपनिंग और फाइनल मैच डिफेंडिंग चैंपियन टीम के होम ग्राउंड पर खेला जाता है। इस बार भी कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में दोनों मैच होंगे। फाइनल के अलावा कोलकाता में 23 मई को क्वालिफायर 2 भी होगा। पिछले सीजन की रनर अप टीम सनराइजर्स हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी स्टेडियम में 2 प्लेऑफ होंगे।
20 मई को क्वालिफायर 1, 21 को एलिमिनेटर। अब आपको बताते हैं कि कब डबल हेडर मैच होंगे। पहला डबल हेडर 23 मार्च को होगा। टूर्नामेंट के दूसरे दिन 3:30 बजे SRH और RR हैदराबाद भिड़ेंगे। मुंबई और चेन्नई के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद 30 तारीख होगी डबल हेडर की। अप्रैल में 5, 6, 12, 13, 19, 20 और 27 को होंगे ये मैच। वहीं 4, 11 और 18 तारीख को डबल हेडर खेले जाएंगे। सभी डबल हेडर शनिवार या फिर रविवार को होंगे। अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, मोहाली, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद 10 टीम के होम ग्राउंड हैं। इसके अलावा गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और धर्मशाला यानी 13 वेन्यू पर मैच होंगे। आईपीएल के बारे में एक फैक्ट आपको बता देते हैं। आईपीएल भारत का फ्रेंचाइजी क्रिकेट टूर्नामेंट है। हर साल T20 फॉर्मेट पे खेला जाता है। 2008 में शुरुआत हुई थी, 8 टीमें थी उस वक्त। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे ज्यादा 5 टाइटल उस वक्त जीते हैं। इसमें KKR 3 खिताब जीत पाई है।